नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से। तो राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठने लगी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। ट्रस्ट में प्रमुख समुदाय पंथों के धर्माचार्यों को शामिल करने की बात की गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नया ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की है। मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा उगाही का आरोप लगाया है। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने भारी अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी है अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने ये गंभीर आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाए हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट में तवज्जो नहीं मिलने से बौखलाए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टीस एक बार फिर से सामने आ गई है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए बनाए गए ये ट्रस्ट, जो कि सैकड़ों वर्षों से संघर्ष करने वाले पक्षकारों और धर्माचार्यों का दरकिनार करते हुए बीजेपी और संघ के लोगों को रख दिया गया है। उन्होंने ट्रस्ट में शंकराचार्य सहित देश के सभी प्रमुख समुदाय पंथों को धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट की आड़ में विहिप और बीजेपी के तरफ से मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा उगाही में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। तो गंभीर आरोप अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाए हैं। उनका ये कहना है कि जो पहले से राम मंदिर निर्माण कार्य में जो ट्रस्ट बनाए गए हैं, उस ट्रस्ट में भारी मात्रा में चंदा उगाही की जा रही है और जानबूझ करके इस ट्रस्ट को बनाया गया था। कार्यकर्ता लगा करके घर घर जा करके नॉक किया जाए और कहा जाए जब दरवाजा खुले कि हमको चंदा दो, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन, ये वाली कूपन। ये तरीका अपने देश में कभी नहीं रहा है। तो इसलिए स्वेच्छा से जो लोग आपने सार्वजनिक कर दिया कि एक खाता नंबर हमने खोल दिया है, अब होना ये चाहिए था कि उस खाता नंबर में आपको पैसे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। आपके महामंत्री चंपत राय जी ने टेलीविज़न पर वक्तव्य दिया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चांदी दे रहे हैं, हम रोक रहे हैं, मत दीजिए। अरे इतनी सारी चांदी, अच्छा हम कहते हैं कि 2-4 करोड़ किलो चांदी आ जाती तो खराब होता, रोकने की क्या बात थी। तो लेकिन ऐसा वक्तव्य हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। तो जब इतना सारा आ रहा था तो फिर अब आपको घर घर जाके दरवाजा ठोकने की जरूरत क्यों पड़ रही कार्य। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो गंभीर आरोप राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाए गए हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई कही जा सकती है? सुमित, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी सुमित, आपसे जानना चाहेंगे जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है भी या ये केवल आरोप मात्र ही है? बिल्कुल, अभी तो एक बहुत बड़ा ये आरोप लगाया है राम मंदिर ट्रस्ट पे, क्योंकि ये जो अविमुक्तेश्वरानंद जो है ये स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी हैं। तो इन्होंने आरोप लगाया कि 500 साल से इस मुकदमे जब से इस मामले को चल रहा था, जो पुराने पक्षधार थे कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया है और इसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इसमें ट्रस्ट में सम्मिलित किया गया, जो चंदा लेने के घर घर जाकर चंदा लेने की जो बात कही गई है। और उनका साफ तौर पर कहना भी यही है, आरोप लगाया है कि इसमें इस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और इसमें जो सभी धर्म के जो पुराने लोग हैं, जो स्वरूप जो मंडलेश्वर है और जो वे तमाम जो है लोग, वही लोगों को इसमें नई ट्रस्ट बनाकर इसको चालू किया जाए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोगों को इसको सम्मिलित किया गया है। जी लेकिन सुमित, सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या कोई किसी से जबरदस्ती तो चंदा वसूल नहीं सकता? अगर कोई चंदा मांग रहा है और चंदा कोई देने से मना कर दे, तो क्या उसे डरा धमका करके चंदा मांगा जा रहा है? किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये आरोप लगा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है चंदा मांगने के लिए चंदा मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी तरह की किसी पर जबरदस्ती की जा रही है। चंदा एक स्वेच्छा से देने वाली चीज है। लोग भी जो भी अगर चंदा नहीं देना चाहता तो उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कर सकता है। जी, तो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या इस पर अब तक कोई टिप्पणी की गई है?
अभी तक किसी पर की तरफ से कोई अभी टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अभी जो हमारी बातचीत और जो साधु समाज है, संत समाज के लोगों से भी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर आरोप, उनका भी लोगों का कहना है कि कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, इस तरह की जो बात भी की जा रही है। लेकिन ये तो ट्रस्ट का निर्माण ये सही तरह से हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के बाद में ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ही इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे ट्रस्ट के प्रमुख समुदाय पंथों के धर्माचार्यों को शामिल करने के लिए कहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने और गंभीर आरोप लगाए हैं राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जो पहले से कार्य कर रहे हैं। दरअसल उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जबरदस्ती तरीके से चंदा वसूला जा रहा है, चंदा की उगाही की जा रही है, लोगों से एक तरीके से कूपन बांटा जा रहा है और लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि जो कूपन उनके तरफ से दिया जा रहा है उसी कूपन के तहत ही लोग चंदा दे। लेकिन इसको लेकर के गंभीर आरोप यहां लगाए गए हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ट्रस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो हरिद्वार में कुंभ की अधिसूचना की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। मेले को सफल बनाने के लिए पुलिस बल पहुंच चुकी है हरिद्वार और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने के चलते अब ये कदम भी उठाया जा रहा है। तो कुंभ के शाही स्नान को लेकर के तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। कुंभ मेला 2021 हरिद्वार का आयोजन कोरोना आपदा के वक्त में किया जा रहा है। कोरोना आपदा के वक्त में ये जो कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, ऐसे में तमाम प्रयास प्रशासन के तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और जो शाही स्नान है खास तौर पर उसको लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां में जुटा हुआ है प्रशासन और यही कोशिश में है कि किसी भी तरीके की समस्या यहां उत्पन्न ना हो और श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। अभी जो नोटिफिकेशन है ये सरकार शासन स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन है और अवधि यद्यपि कम रहेगा, लेकिन जो मुख्य हमारे शाही स्नान है उस दौरान कुंभ मेला अवधि का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है। और भले ही समयावधि कम है, लेकिन जो देखा जाए तो भीड़ जिस तरह से अभी लास्ट स्नान में हुई थी और अभी हम 14 तारीख की जो हमारे मकर संक्रांति के स्नान की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भीड़ का धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ना दिख रहा है। उस लिहाज से कोरोना के जो नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, उसका पालन कराया जाना एक चुनौती होगी। अभी और उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में युवक युवती सहित 4 पर मुकदमा अब तक दर्ज किया जा चुका है। युवक युवती के साथ काजी और युवक के रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 सितंबर 2020 को युवती का नाम और धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया गया था। तो उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2018 के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके दौरान ये कार्रवाई हुई है। तो उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2018 का उल्लंघन बताया गया है और 26 सितंबर 2020 को युवती का नाम और धर्म परिवर्तन करवा करके निकाह करवाया गया था, जिसके बाद से अब तक कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं जिन पर मुकदमा दायर किया जा चुका है। और उत्तराखंड में ये पहली दफा ऐसा हुआ है जब कानून लागू होने के बाद 4 लोगों पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के मामले में ये पहला मुकदमा अब दर्ज किया गया है। तो देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में युवक युवती सहित 4 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया। युवक युवती के साथ काजी और युवक के रिश्तेदार पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि ये आरोप लगे कि काजी और युवक के जो रिश्तेदार थे वो भी इसमें मिलीभगत उनकी देखी गई है। 26 सितंबर 2020 को युवती का नाम और धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसके बाद से निकाह करवाया गया। तो उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2018 के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिस वजह से यह मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। तो फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि उत्तराखंड का ये पहला मामला ऐसा बताया जा रहा है जिसमें मुकदमा दायर किया गया है। 26 सितंबर की ये वारदात बताई जा रही है जब इस युवती का धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो क्या युवती को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, उसका पहले से जो धर्म है उसमें शादी नहीं होगी? देखिए, ये 2018 में उत्तराखंड सरकार ने कानून में संशोधन करके कानून बनाया गया था, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018,
और इसका पालन करना इस ऐसे मामलों में, धर्म परिवर्तन के मामलों में जरूरी होता है। तो लिहाजा ये जो मामला है, पहला मामला है कानून बनने के बाद में जिस तरह के धर्म परिवर्तन को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जिनकी लड़का लड़की ने आपस में इनके फ्रेंडशिप और रिलेशन होने के शादी तक इनकी बात पहुंची, निकाह किया और लड़की की रजामंदी से जो बात आ रही है वो निकाह किया। लेकिन रजामंदी के बावजूद और बालिग होने के बावजूद भी जब कानून कोई होता है तो उस कानून का पालन सबको करना होता है, चाहे उसमें रजामंदी हो या फिर वो बालिग भी हो। तो इस मामले में चूंकि निकाह करने के बाद लड़के ने अपनी गुहार लगाई थी सुरक्षा को लेकर के कंदेशा जताते हुए सामाजिक सुरक्षा के तौर पर हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट ने इस मामले की जानकारी पूर्ण रूप से जिले से मांगी कि आगे मामला क्या जांच की जाए और इसमें कहीं किसी तरीके के कानून का उल्लंघन तो नहीं है। लिहाजा इसकी जांच में पाया गया कि इसमें कानून का उल्लंघन है, क्योंकि 1 महीने पहले अर्जी देकर के प्रशासन को अनुमति लेनी होती है, उसमें सारे पहलू देखे जाते हैं, किसी को आपत्ति तो नहीं, परिजनों को आपत्ति तो नहीं है, तो वो तमाम जो नियम है उनका उल्लंघन किया गया। तो लिहाजा इसमें लड़की भी दोषी पाई गई, लड़का भी, और जो काजी जिसने निकाह कराया वो भी, और एक गवाह के तौर पर फूफा उनके शामिल थे जो बताया जा रहा है। इन 4 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस कार्रवाई इस मामले में लेकिन फहीम, युवती को क्या इस बात की जानकारी पहले से थी? बिल्कुल, देखिए जब ऐसे मामले में जो अभी तक जो सामने आ रही है बात कि जब निकाह कराया गया उसका नाम बदल करके, तो उसकी जानकारी में ही सहमति से, आपसी सहमति से वो हुआ है और उसके बाद ही तब उसने निकाह किया है। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि युवती को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और उसके बावजूद ये मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि लड़की की नाराजगी थी, आपत्ति थी या उसकी सहमति थी, ये इसमें कोई मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि जब कानून बना हुआ है राज्य में कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो फिर आपको 1 महीने पहले उसकी प्रशासन को एक अनुमति जानकारी देनी होगी, उसकी मंजूरी मिलने के बाद ही फिर आप कोई कदम उठाएंगे। तो लिहाजा इस बात का कोई मायने इस समय इस मामले में नहीं है कि वो उसकी आपत्ति थी या मर्जी थी। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखते हैं तो वो मर्जी, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि उसकी मर्जी रही थी, क्योंकि उन्होंने खुद सुरक्षा की गुहार लगाई थी हाईकोर्ट से। तो लिहाजा इस तरह की बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन वो धर्म परिवर्तन अवैध है क्योंकि उसमें कानून का पालन नहीं किया गया है, सीधे तौर पर इस तरह का मामला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की, पलायन रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के तहत ये बैठक बुलाई गई थी। स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए। सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए गए। 11 ब्लॉकों का योजना के तहत चयन हुआ और पिथौरागढ़ के 4, चमोली के 1, उत्तरकाशी के 3, उधम सिंह नगर के 1 और चंपावत के 4 ब्लॉक शामिल बताए जा रहे हैं। तो देहरादून में यह बैठक बुलाई गई थी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बैठक बुलाई, उन्हीं की अध्यक्षता में इस बैठक को सफल बनाया गया और इस बैठक में कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि किस तरीके से देहरादून से पलायन को रोका जाए और जो लोग पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें एक तरीके से जागरूक करने का काम किया जाए, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। और इसी को लेकर इस बैठक में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास प्रोग्राम के तहत ये बैठक बुलाई गई थी। स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें कि 11 ब्लॉक का योजना के तहत ये चयन किया गया था। तो पिथौरागढ़ के 4, चमोली के 1, उत्तरकाशी के 3, उधम सिंह नगर के 1 और चंपावत के 4 ब्लॉक शामिल बताए गए। निगत दिनों मेरे द्वारा भारत सरकार में जब ये कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी तो हमने इस बात को काफ़ी उससे उठाया था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं उनका पलायन देश के लिए सामरिक दृष्टि से बना करना है, क्योंकि बॉर्डर खाली होंगे तो कहीं ना कहीं इससे देश को नुकसान होगा। और भारत सरकार ने उसी संबंध में सूचनाएं मांगी थी कि जिसमें हमारे पिथौरागढ़ जनपद के 4 ब्लॉक, उत्तरकाशी जनपद का 1 ब्लॉक और चंपावत जनपद के 2 ब्लॉक, चंपावत और लोहाघाट, उधम सिंह नगर जनपद का 1 ब्लॉक, खटीमा ब्लॉक और चमोली जनपद का जोशीमठ ब्लॉक, ये ब्लॉक जो कि जिनकी सीमा जो दूसरे देशों की सीमाओं से जुड़े ब्लॉक हैं, इनमें करीब 1 से 10 किलोमीटर तक के जो गांव हैं उनमें वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के हिसाब से किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि वहाँ पर माइग्रेशन रुके। तो इसको लेकर के चर्चा थी। तो इसमें हम लोगों ने तय किया, जिससे हमारा एक IMA विलेज एक कंसेप्ट है
जो अभी इस राज्य में हमने लॉन्च किया, तो हमारा कहना ये कि IMA विलेज की तर्ज पर ही इन सभी गाँव इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम, जिसमें किसान को कृषि के साथ साथ जो अलाइड सेक्टर है, मसलन पशुपालन है, डेयरी है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, तो तमाम इंटीग्रेटेड कंसेप्ट पर, जिसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर दोनों को मिला करके किसान की आय को आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए जो हमने ये कंसेप्ट दिया, तो एक हमारे भारत सरकार का हमारा सबमिशन ये है कि इन सभी गाँवों का विकास आय में। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिशन 2022 की तैयारी में जुट गए हैं। बंशीधर भगत प्रदेश की 70 विधानसभाओं के प्रवास पर निकले हैं। आज काशीपुर में बंशीधर भगत कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने गोमती हाइट्स होटल में मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कार्यकर्ता मिलन समारोह में कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। तो मिशन 2022 की तैयारियों में पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जुट चुके हैं और बंशीधर भगत के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं वो अब काशीपुर में दौरा कर रहे हैं और इस दौरान तमाम योजनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बंशीधर भगत ने कार्यकर्ता मिलन समारोह में कहा था कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। 2022 के लिए ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये कार्यकर्ताओं को अपनी योजनाओं से अवगत कराना है कि केंद्र सरकार ने अब पूरा सहायता की, अपनी क्या किया, और कार्यकर्ता ताकि एक मूड में आ जाए कि 2022 का चुनाव आने वाला है और उसको मजबूत करने आए हैं, सब चीज़ें आगे करते आए हैं। बूथ पर जो कार्यकर्ता हमारा है उसको करो तब बात करो। कार्यकर्ता रेल की हड्डी होती है सर। निश्चित रूप से कार्यकर्ता खड़ा है तो पार्टी, कार्यकर्ता नहीं खड़ा होगा तो पार्टी। देहरादून में कमर्शियल प्रतिष्ठान की अब स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। स्वच्छता में A+, B+, C और D श्रेणी में ये रैंकिंग की जाएगी। तो उत्तराखंड नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद ने ये योजना तैयार की है। अच्छी रैंकिंग वालों को प्रोत्साहन और खराब रैंकिंग वालों पर कार्रवाई की जाएगी। परिषद के अध्यक्ष विश्वास डाबर ने इस मामले में प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड को देश का बेस्ट पर्यावरण फ्रेंडली राज्य बनाने का लक्ष्य बताया। तो डाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये तमाम बातें कही। विश्वास डाबर ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण से चुनौती बढ़ी है और ऐसे में फैक्ट्रियों, होटल, अस्पताल, कॉम्प्लेक्स जैसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अब शामिल किए जाएंगे। ऐसा है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं उनको हम A+, B+, B, C और D कैटेगरी में विभाजित करेंगे। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने यहाँ स्वच्छता पूरा ध्यान रख रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहन देंगे और जो गलत कर रहे हैं उनको हम चेतावनी देंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे और फिर अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था जो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं सबको एक ही तराजू से तोला जा रहा था। ये मेरे को उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो अच्छा कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देंगे और जब प्रोत्साहन मिलेगा तो बाकी जो गलत भी कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी अच्छा कार्य करेंगे, जिससे पूरा का पूरा जो वातावरण है वो अच्छा होगा। अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि A+, B और B+, C और D की श्रेणी में जो आंका जाएगा तो ये किस तरीके की रैंकिंग की जा रही है? यहाँ पर स्वच्छता को लेकर के केवल की जा रही है या फिर और किन किन श्रेणियों में इन्हें आंका जाएगा? देखिए, परिषद का काम मुख्य तौर पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर के है और एक बड़ी बात देखने में आ रही है कि जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, थोड़ा अवस्थापना विकास है या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो जो कमर्शियल संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उनमें देखने में आता है कि जो पर्यावरणीय नियम है, स्वच्छता के नियम है,
आमतौर पर उनके प्रति लापरवाही रहती है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय का भी उसमें एनओसी होती है, फिर वो लगातार मॉनिटरिंग होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है और लगातार कई योजनाएं हैं वो फिर उनका उल्लंघन होता है। तो ये शिकायतें ज्यादातर हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कचरा जो है वो स्वच्छता के जो मिशन को उसको भी दिक्कत दे रहा है, और जो पर्यावरणीय संरक्षण की मुहिम रहती है उसको भी परेशान करता है, उसमें भी अड़चन पैदा करता है। तो लिहाजा अब परिषद ने प्लान तैयार किया है कि अगर ऐसा करते पाए जाएंगे जो संस्थान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें पूरा प्लान किया गया है, उसमें अर्थदंड की व्यवस्था भी है, फिर आगे चल करके उनके लाइसेंस तक रद्द होने की तैयारी की जा रही है। इस तरीके का उसमें ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और जो अच्छा काम करेंगे, जैसे श्रेणी की बात आपने की, तो उसमें यही है कि जो 100% मानकों को पूरा करते हुए संस्थान होंगे वो A+ में आएंगे, कुछ कमी रहेगी तो A में आएंगे, इसी तरीके से नीचे ग्रेड वाइज वो नीचे होगा। बहरहाल ये कोशिश है, और कोशिश को एक पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो जरूरी है, क्योंकि इस तरह की कोशिशें जो हैं वो अभी तक उस तरह से नहीं हो पा रही हैं। केवल जो मॉनिटरिंग की एजेंसीज हैं वो एक खाना पूर्ति तक बनकर रह जाती है। तो अभी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत अगर वास्तव में धरातल पर उतरती है तो ज्यादा मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन अगर ये खाली बयानबाजी रहती है या केवल प्लानिंग तक रहता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। प्लानिंग धरातल पर भी उतरे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से लेकर खटीमा तक किसान न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी नेता और सांसद भगवंत मान देर रात गदरपुर में पहुंचे। इस दौरान भगवंत मान ने आप कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय किसान और आम लोगों से मिले। इस दौरान भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि कानून लागू कर किसानों के विरुद्ध काम किया है। उन्होंने कहा कि इस काले कानून के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वे संसद में हो ना हो। जो किसान उत्तराखंड से दिल्ली के कई बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हीं के लिए आज हमने न्याय यात्रा का आयोजन किया है। वही दिक्कत पंजाब के किसान की है, वही उत्तराखंड के किसान की है, वही तमिलनाडु के किसान की है। MSP मिलती नहीं, औने पौने दांव पर फसलें बेचनी पड़ती हैं, ऊपर से पूंजीपतियों को ये काले कानून लाकर हमारी जमीन दी जा रही है। तो पूरे देश का किसान आंदोलित है। हम भी उनको यहाँ पे उत्तराखंड में समर्थन देने आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि वहाँ जाइए और सपोर्ट करिए पूरे देश। अरे सर, इतने लाखों लोग वहाँ पहुँच गए, क्या पुलिस के पर्चे खत्म हो जाएंगे, इनके कागज खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म नहीं होंगे? जब लोग उठ जाते हैं ना, जब जितनी करूँगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि दिल्ली में पूरे देश के किसान बैठे हैं। मोदी जी, आपको किसानों को मिलने के लिए गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके घर के सामने बैठे उनसे मिलिए, बात करिए, इन काले कानूनों को वापस लीजिए। जैसे आपने GST कानून लागू करने के लिए आधी रात को संसद खुलवाई। तो जम्मू कश्मीर पंचायत प्रतिनिधियों का तीसरा दल उत्तराखंड पहुंचा, जहां जम्मू कश्मीर से तीसरे दल में 36 सरपंच आए हैं डोईवाला। तो डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत के ग्राम सभा रेनापुर में ये दल पहुंचा। तो ग्राम पंचायत की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए दल पहुंचा हुआ है। जम्मू कश्मीर से यहाँ आई हूँ, हमें यहाँ आने का मौका मिला। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ उत्तराखंड आने का मौका दिया। और यहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी है और हम हर पंचायत में घूम रहे हैं और यहाँ की डेवलपमेंट काम देख रहे हैं। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और सीख के जा रहे हैं। हम यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ के सरपंच को भी फिलहाल देवभूमि में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।